पिछले क्लास में पढ़ाए थे उष्मा क्षेपी, केमिस्ट्री में पढ़ाए थे उष्मा क्षेपी। रासायनिक अभिक्रिया चल रहा था ना, तो इसमें उष्मा क्षेपी था, उष्मा शोषी था, मार्कर चलिए नहीं आए, उष्मा शोषी था, वो तो ताप परिवर्तन में ही था ना। हाँ वो उसी में था, पिछले क्लास में रिवीजन किए थे। तो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे। आज जो है ना मुख्य रूप से पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन पढ़ लिए थे, रासायनिक समीकरण पढ़ लिए थे। ठीक, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया में देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, उसके गुण को देखे थे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है, कुछ उष्मा का उत्सर्जन होता था, उष्मा का अवशोषण होता था, उसके बाद फिर क्या होता था, अवक्षेप के रूप में बनता था, रंग परिवर्तन होता था। ये तो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक, और पिछले क्लास में रासायनिक समीकरण का संतुलन भी पढ़ लिए थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आज जो है ना रासायनिक अभिक्रिया, प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उसी को देखें। जैसे पहला हो गया उष्मा क्षेपी, जो पीछे पढ़ चुके थे उसको और अच्छे से पढ़ रहा है। दूसरा उष्मा शोषी था, अवक्षेपण भी था, गैस की उत्पत्ति, वो तो गुण ना था उसका, हाँ गुण था। इसका उष्मा क्षेपी हो गया, उष्मा शोषी हो गया। उसके बाद था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के बाद था, इसी विस्थापन का दो रूप था, दो रूप वही पढ़ना है, पढ़े तो नहीं है, ये पढ़े और ये पढ़े, अभी आगे पढ़ना है। एकल विस्थापन अभिक्रिया था और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि को ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसको समझना है, ये सब को सिर्फ टॉपिक हम लिख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ाना है। छठा जैसे देखिए, उसके बाद ऑक्सीकरण अवकरण था, संयोजन वियोजन भी था। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को ही अपघटन भी कहते थे, अपघटन अभिक्रिया। और पढ़ना इसमें ऑक्सीकरण पढ़ना है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं, उपचयन भी पढ़ना है। उसके बाद आठवां देखें तो अवकरण अभिक्रिया, इसी को अपचयन भी कहते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं को हमको अभी देखना है। पिछले क्लास में हम क्या देखे थे, उष्मा क्षेपी। देखो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। जैसे हम बता रहे तुम लोग को कि अगर पानी में, ठंडा पानी है और ठंडा पानी में चूना को घोल दिए, तो जैसे उसमें चूना घोलेंगे तो क्या होगा, चूना का पानी खौलने लगेगा, मतलब उसमें क्या हो गया, उष्मा का निर्माण हो गया, यानी उष्मा का उत्सर्जन होने लगा, उष्मा के रूप में बाहर होने लगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या हो, उष्मा का उत्सर्जन हो या उष्मा का निर्माण हो, या फिर रासायनिक अभिक्रिया का ताप क्या आ जाए, बढ़ जाए, या विसरण का ताप क्या आ जाए, बढ़ जाए, तो उस वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा शोषी क्या होगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का या विसरण का ताप घट जाएगा, या उस रासायनिक अभिक्रिया का ताप क्या होगा, घट जाएगा। मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था, मान लो कि चूना को ही गर्म कर रहे थे, चूना में दे दिए, चूना पानी में दे दिए, वो गर्म हो रहा था, खौल रहा था, उसमें ठंडा पानी और 2 बाल्टी दे दिए। तो अब बता, अब विसरण का ताप यानी विलयन का ताप जो है घटेगा कि बढ़ेगा, और घट जाएगा। तो उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया वो क्या आ जाएगा, उष्मा शोषी। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्सर्जित हो जाए या विलयन का ताप क्या आ जाए, बढ़ जाए, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी। और जिसमें विसरण का ताप क्या होगा, घट जाएगा, या विलयन का ताप घट जाएगा, या अभिक्रिया के दौरान उस अभिक्रिया का ताप घट जाएगा, तो क्या होगा, उष्मा शोषी। अब क्षेपण भी बताए थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ जो है अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, कुछ पदार्थ अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया बताए थे। इसमें और अवक्षेपण में हम एग्जांपल भी लिए थे, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे देखो इसमें अवक्षेपण का एग्जांपल लिए थे, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अभिक्रिया कराते थे, तो ये बन जाता था AgCl प्लस NaNO3 बना देता था। तो यहाँ पर से हम अवक्षेपण का इसका एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक। अवक्षेपण में क्या था, NaCl यानी नमक, लवण का, इसका जब जलीय विलयन हम इसको घोल के जलीय विलयन बना देंगे और उसका अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, Ag सिल्वर NO3 नाइट्रेट, इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो Na
जो किससे अभिक्रिया कर लेगा NO3 से, NO3 ठीक। से। और Ag किससे अभिक्रिया कर लेगा Cl से। Cl तो क्या बना देगा तुम्हारा AgCl, और यही AgCl जो है ये अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? अवक्षेप के रूप में तली में। जैसे सिंपल देखो तुम लोग, एक गिलास पानी लो, अगर वह गंदा पानी है, कीचड़ युक्त पानी है मान लो, अब उसको कुछ समय के लिए पानी को छोड़ दो, तो पानी को छोड़ने के बाद गंदा क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, गंदगी नीचे बैठ गया। तो जो विलयन में जो गंदगी था वो क्या हो गया? अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया। तो जो तली में बैठ जाता है ना, बर्तन के तली में, वही मेरा क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे? अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रिया, जिसका हम एग्जाम्पल यहाँ देख लें। अब विस्थापन में क्या देखेंगे? विस्थापन में देखेंगे, अच्छा पहले संयोजन को समझ लो और वियोजन को, तब विस्थापन को समझेंगे तो इजी रहेगा। संयोजन माना होता है मिल जाना, संयोजन में क्या होगा? मिल जाना, एक दूसरे से संयोग कर जाना। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल के, ठीक है ना, कोई अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। यही डिफिनेशन किसका है तुम्हारा? रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन था कि जब एक पदार्थ का अणु या परमाणु, ठीक, या परमाणु मिलकर आपस में भाग लेकर किसी अन्य भिन्न गुण वाले नए अणु या परमाणु अणु का निर्माण करता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, उसको क्या बोले थे हम? रासायनिक अभिक्रिया। वही प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहे। यानी कि जैसे हम एग्जांपल ले इसका संयोजन का, H2 + O2, ये क्या बना देगा? देखो तो H2O। इसको हम रासायनिक अभिक्रिया का भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि देखो इसमें हाइड्रोजन का अनुभाग लिया है या ऑक्सीजन का अनुभाग लिया है, और दोनों मिल के क्या बना रहा है? जल का एक अणु का निर्माण कर रहा है। तो अलग अलग परमाणु या फिर अलग अलग अणु मिलकर एक भिन्न गुण वाले अणु या पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को हम क्या बोले थे? रासायनिक अभिक्रिया। और गौर करके देखो तो यहाँ पर जुड़ रहा है कि अलग हो रहा है? जुड़ रहा है। और जुड़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं संयोजन। जुड़ रहा है क्या बोलते हैं? संयोजन। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या एक पदार्थ का कोई अणु अलग पदार्थ के या किसी से भी जुड़ करके, आपस में जुड़ करके एक अन्य गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। अब संयोजन से ही निकला तुम्हारा क्या? वियोजन। अब ये जुड़ा था, अभी क्या हुआ था? अलग भी तो हो सकता है। अगर मान लो इसी पानी को गर्म कर दिया, इसी जल को क्या कर दिया? H2O को गर्म कर दिया। अब गर्म कर देंगे तो ये गैस के रूप में टूट करके अलग हो जाएगा। हालांकि जब हम गर्म करेंगे तो ये वाष्प के रूप में बादल में बन जाता है, लेकिन जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये टूट भी सकता है। किस रूप में टूट सकता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में भी टूट सकता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा तो हाइड्रोजन क्या आ गया? गैस। ऑक्सीजन में क्या आ गया? गैस। तो यहाँ पर देखो संयोग हो रहा है कि वियोग हो रहा है? वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ वाले अणुओं में विभक्त हो जाता है या अलग हो जाता है टूट करके, तो उसी को क्या बोलेंगे? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, या उसी को बोलेंगे अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर। उष्माक्षेपी में था कि उष्मा का उत्सर्जन होगा, उस रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे उष्माक्षेपी। उष्माशोषी में था कि विस्तरण का ताप घट जाएगा या विलयन का ताप घट जाएगा, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस दौरान उस रिएक्शन का ताप क्या होगा? घट जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उष्माशोषी। लेकिन अवक्षेपण में देखे थे कि कोई विलयन जब बन रहा था या कोई अभिक्रिया हो रहा था तो अभिक्रिया के दौरान क्या था? कुछ अवक्षेप के रूप नीचे बैठ जाता, तली में बैठ जाता, उसको बोले थे अवक्षेपण, ठीक। अभी विस्थापन को नहीं देखे थे, संयोजन में आए थे। संयोजन में देखे कि जब कोई पदार्थ का एक अणु या एक से अधिक अणु आपस में मिल करके भिन्न गुण वाले अणु का निर्माण करेगा, क्योंकि जुड़ रहा है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब वियोजन, ये टूट के अलग हो रहा था इसीलिए नाम क्या पड़ गया? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन को ही अपघटन कहते, क्या कहते हैं? ये अपघटन बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे। जब कोई मान लो कि केला का छिलका या सब्जी का कुछ भी फेंक दिए तो वह सड़ गल जाएगा, और सड़ गल के ह्यूमस में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा ह्यूमस में, तो वो भी तो सड़ गल के टूट गया। अपघटन हुआ कि नहीं? जीव जंतुओं द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा वो क्या गया? अपघटित हो गया, सड़ा दिया गया, तो वह क्या कहला है? अपघटन। तो वह तो बायोलॉजी के अनुसार, लेकिन केमिस्ट्री के अनुसार मतलब अपघटन मतलब टूट जाना। तो ये क्या हुआ? एक ही पदार्थ का अणु था और टूट करके अलग अलग अणु में बदल गया, तो यह क्या गया तुम्हारा? अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। बात क्लियर है? अब समझना हमको विस्थापन को। क्या समझना? विस्थापन। अच्छा देखो, वियोजन को ही हम विस्थापन भी कह सकते हैं, वियोजन को ही क्या कह सकते हैं? विस्थापन। लेकिन विस्थापन वियोजन को कह सकते हैं, लेकिन हर एक केस में नहीं कह सकते हैं। विस्थापन में होगा कि एक अणु जो है दूसरे अणु को विस्थापित करके हटा करके बैठ जाए। क्या करे? हटा करके बैठ जाए। जैसे यहाँ जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, ठीक, उसको भगा कर बैठ जाए। जैसे मान लो Fe का अभिक्रिया करवा रहे CuSO4 से,
Fe लोहा था, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। और जब इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको बिठाते हैं अवक्षेप को, ठीक। जब इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो Fe लोहा जो है अधिक क्रियाशील है। लोहा क्या है? अधिक क्रियाशील है। अब क्रियाशीलता श्रेणी तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक चार्ट दे देंगे क्रियाशीलता श्रेणी का, उसको ध्यान में रख लेना, याद रख लेना, ठीक ना। तो ये लोहा जो है यानी कि आयरन, वह कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। अब ये क्या करेगा? जाएगा कॉपर के पास और जबरदस्ती इसको हटा देगा। कभी ट्रेन से जब जाते होगे ना, तो ट्रेन पे जब पूरा भीड़ लगा रहता है तो लोग चढ़ते चढ़ते हैं, अब मान लो कोई सो गया पैर पसार के पूरा, अब वो आएगा उधर से दबंगगिरी करेगा, अरे हटो। अब वास्तव में हट जाना चाहिए, सोया हुआ था तो आराम से उठ के बैठ जाओ, लेकिन क्या करेगा? तुमको बैठा हुआ है और ज्यादा दबंग करेगा, कालर पकड़ के उठा देगा और तुम बैठ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हुआ? वो दमदार दिखा दिया, दम दिखा दिया, अपना पावर दिखा दिया। उसी तरह इसमें भी पावर चलता है। अभी Fe जो है यह क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है, मतलब इसके पास पावर ज्यादा है, अभी क्रिया करने का पावर क्या है? ज्यादा है। तो अब ये ज्यादा ये पहुंचगिरी दिखाएगा, क्या करेगा? कॉपर को मारेगा, दूसरा इसको भगा देगा, कॉपर भाग जाएगा। अब कॉपर डर के मारे भाग जाएगा, भागना तो नहीं चाह रहा था। अब बता, ये जुड़ा हुआ था कितना अच्छा अपने फ्रेंड के साथ, आराम से बैठ के बातचीत कर रहा था, ये आया इसको 2 चमेटा मार के भगा दिया। इसको अच्छा लगेगा? तो जबरदस्ती अब उसको भागना पड़ा, नहीं लड़ पाया इससे तब ना। तो यहाँ पर से हम क्या देखें? Fe अधिक क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। तो यहाँ पर बना देगा FeSO4 और प्लस में Cu, कॉपर टुकुर टुकुर ताकेगा बगले से कि कौन सी हमरे दोस्त से बात कर रहा है तू। अभी हम कितना आसानी से आराम से बातचीत कर रहे थे, समझे ना। मान लो ये फ्रेंड था माइनस और ये फ्रेंड था प्लस, अब माइनस प्लस तुम लोग समझ में करते हो। और ये अलग से आया फ्रेंड प्लस वाला, इसको मार के भगा दिया, इसके माइनस से रिएक्शन करके बना दिया। बात आ रहा समझ में? हाँ हाँ, ये क्या? ये बना दिया आयरन सल्फेट। यानी मान लो कि कोई, अगर मान लो ये बॉयफ्रेंड था, ये गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी आराम से, ये आया दबंग, इसको मार के भगा दिया। अब ये बात करने लगा, ये भी जबरदस्ती बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती बात करना पड़ेगा। तो बता, यहाँ पर विस्थापन हुआ कि नहीं? विस्थापन में क्या हुआ? तुम जिस जगह पर बैठे हो, हम आएंगे, तुमको वहां पर से हटा करके हम बैठ जाएंगे, समझे? इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर देना, एक स्थान से उसको विस्थापित कर देना। तो यहाँ पर कॉपर अधिक क्रियाशील था कि लोहा? तो क्रियाशील, अगर मान लो क्रियाशील तो ऐसे समझ में ना आता। अभी हम बोले कौन ज्यादा पावरफुल है? लोहा पावरफुल था, मतलब क्रियाशील अधिक था। तो अधिक क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर की हो रहा है, तो इसको किसको भगा दिया? कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर से कॉपर हो गया विस्थापित। तो यहाँ पर कौन सा विस्थापन हो गया? इसको बोल देंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, ये जो किया है ना, इधर थोड़ा कर दीजिए, इधर से ही करिए तो अच्छा है। इधर से अच्छा दिखता है। हाँ, अब हुआ? उधर जितना नहीं दिखता है, इधर ज्यादा कीजिए था, इधर से कराइए। अच्छा अच्छा, हम नहीं दिख रहे तुझमें? नहीं। अब हुआ? आप कट कर दीजिए। इधर अच्छा फोटो भी आता है। तो यहाँ पर से क्लियर हुआ बात समझ में? तो वियोजन में, विस्थापन में क्या देख लिए कि एक चीज इसको क्या कर रहा है? कोई भी अधिक क्रियाशील अगर अणु है तो वो क्या कर रहा है? कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर दे रहा है। तो विस्थापन तक क्लियर है? एक बार देखो अच्छे से, और कोई दिक्कत देखो। अब तो विस्थापन में हम दो को देखे कि नहीं? एकल विस्थापन अभिक्रिया और क्या देखें? द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि को ही कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। हिंदी सब में पढ़ते हो एक वचन बहुवचन, द्विवचन तो संस्कृत में, हिंदी में एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल, और संस्कृत में एक वचन द्विवचन और बहुवचन। उसी तरह इसमें समझ लो, अगर एक को विस्थापित करेगा तो एकल, और दो को करेगा तो इसमें तो द्विवचन नहीं आता है। या तो उसको तुम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलो, या तो उसी को क्या बोल दो? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसी को क्या बोल दो? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अभी देखो एग्जाम्पल लेते हैं उभय विस्थापन का। इसको मिटा दे रहे हैं, एकल विस्थापन वाला, ऊपर वाला पूरे मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो NaCl था, NaCl का अभिक्रिया अभी तुरंत तो ये देखे थे AgNO3, बेकार में काट दिया ना, बनले था कि नहीं? अभी AgCl था और प्लस NaNO3 था। देखो एक ही रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना, बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया छिपा हुआ रहता है, तुम उसका नाम बदल बदल के बोल सकते हो। अभी यही आप देखे थे अवक्षेपन में, क्या देखे थे? अवक्षेपन में, क्योंकि ये मेरा जो था वो अवक्षेप के रूप में तली में बैठ रहा था,
नहीं देखे थे, अवक्षेप के रूप में क्या रहता, तली में बैठ रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर और दूसरे तरीके से देखें तो मेरा Ag किससे विक्रिया कर रहा है, Cl से। ये Na+ है, ठीक ना। ये बॉयज है, मान लो ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। अब बॉयज गर्ल्स छोड़ो, मान लो ये पति पत्नी आपस में, अब अदला बदली करेगा, देखना अभी। मान लो कि ई जो है ना Na, इसको जो है अपनी वाली पसंद ना है, इसको पसंद है NaNO3, मतलब बोल रहा अपना से अब क्या हो गया, तंग आ चुका है, हमको दूसरे का पसंद आ गया, और उसको जो है इसका वाला पसंद आ गया और इसको उसका वाला। गौर करके देखो यहाँ से, तो Na जो है बना लिया क्या, NO3, यानी इसका वाला ये जो पुरुष था ये अदला बदली कर लिया एक दोनों का वाइफ, नहीं कर लिया, देखो तो ये Na इसके NO3 से विक्रिया कर लिया देखो तो, और ये इसका Ag इसके Cl से विक्रिया कर लिया, किया कि नहीं। तो ये तो अदला बदली हो गया, घोर अन्याय हो गया। तो यहाँ पर से देखो, तो Na किससे विक्रिया कर लिया, NO3 से, और Ag किससे विक्रिया कर लिया, Cl से। अब यहाँ पर देखो क्या एक ही चीज विस्थापित हो रहा है। अगर हम पावरफुल का बात देखें तो Na किससे विक्रिया किया, Ag को विस्थापित कर दिया। ने क्या किया, Ag को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर NO3 के साथ पहले कौन था, Ag, लेकिन ने क्या किया, सोडियम जो है वो Ag यानी कि सिल्वर को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये इसको विस्थापित किया तो एकल, लेकिन इसी में और एक विस्थापन हो रहा है, बोल रहा Ag जब तुम मेरे वाले को लेके उड़ गया तो हम क्या तुम्हारे वाले को छोड़ देंगे, हम भी तुम्हारे को लेके उड़ जाएंगे। बात बराबर, बात क्या क्या बराबर। तो Ag Na किससे विक्रिया कर लिया, NO3 से, यानी जब ये प्लस इस माइनस से विक्रिया किया तो ये वाला प्लस इस वाले माइनस से विक्रिया कर लिया, तो एक दूसरे के जगह विस्थापित कर लिया। तो उभय विस्थापन या द्विविस्थापन विक्रिया में आपस में ही जगह को बदल लेता है, क्या करता है, आपस में ही जगह को बदल लेता है। इसको क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक नहीं बल्कि एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या करता है, अपने स्थान को अदल बदल कर लेता है या आपस में अपने स्थान को बदल लेता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, तीन को भी हो सकता है, तीन को भी हो सकता है, उभय मतलब और ज्यादा हो गया, समझे कि नहीं। उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीकरण और अवकरण, एकल में एक ही को अभी नहीं दिखाए थे, FeCuSO4 था, ये क्या क्या था, Fe अधिक पावरफुल था, इसको विस्थापित कर दिया। तो इसमें क्या गड़बड़ हुआ, तो ये तो इसके साथ जुड़ गया, लेकिन ये बेचारा मुंह ताकते रह गया, कुछ कर नहीं पाया, बगल से सर, हाँ ये बगल से मुंह ताकते रह गया, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन इसमें भी घुसा गया कि तुम मेरे वाले को लेके भागा तो हम भी तुम्हारे वाले छोड़ने वाले, तुम मेरे वाली के साथ तो हम भी तुम्हारे वाली के साथ, बात बराबर। सपाचट, एक दिन तुम एक दिन हम, अदला बदली। तो ये पहले कितना खचड़ी थी, चल कैसे गया, चल कैसे गया। तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही विस्थापन हो रहा है, ये सिर्फ FeCu को विस्थापित कर रहा है, ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये तो सिंगल था, इसके साथ कोई था ही नहीं। इसका मान लो कोई माइये बाप नहीं, नुकसान किसको पहुंचाएगा, इसी को पहुंचाता नुकसान Cu, लेकिन Cu तो Fe से कमजोर है। Cu क्या Fe से कमजोर है, मतलब Fe से कम पावरफुल है, कम क्रियाशील है। तो क्या, हाँ तो क्या बता रहे थे, एकल विस्थापन और उभय विस्थापन, बात क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, FeCu पर जब अभिक्रिया कर रहा है तो सिर्फ सिंगल यानी सिर्फ कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो एक ही को ना विस्थापित हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर देखें ये तो पूरा अपना स्थान अदल बदल कर लिया, Na के जगह पर Ag आ गया ना, आ गया, मतलब Ag सुनते हैं, वो तो दूसरे के साथ चल गया ना, गया ये Ag इसको लेके इसके साथ चला गया, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि Na इसके NO3 के साथ आ गया, यानी कि ये जो है Ag को विस्थापित कर दिया और Ag Na को विस्थापित कर दिया, यानी एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, क्या कर दिया, एक दूसरे को। तो जब आपस में अपना स्थान को बदल ले तो इसी को हम उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बात, ये सब समझने का है, केमिस्ट्री भी समझने का है। आगे देखना है, अब ऑक्सीकरण था और अवकरण था, ये तुम्हारा बायोलॉजी में भी टर्म आएगा और केमिस्ट्री में भी। बायोलॉजी में अलग डिफाइन करना है, केमिस्ट्री में अलग डिफाइन करना है। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो कि हमको बायोलॉजी वाला याद है और केमिस्ट्री वाला याद नहीं है, और एग्जाम में पूछेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा कि बायोलॉजी वाला पूछा केमिस्ट्री वाला, लेकिन हाँ पता चलता है। अब तो सेक्टर बांट देता है, अब सेक्टर बांट देता है कि बायोलॉजी वाला है तो बायोलॉजी का क्वेश्चन, केमिस्ट्री वाला है तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो अगर मान लो कि हम बायोलॉजी वाला टेस्ट बनाते एग्जाम में और हमको याद है केमिस्ट्री वाला, आप क्या करेंगे, तो लिख देंगे वही काट, हाँ वही लिख देंगे, केमिस्ट्री वाला लिख देंगे। अगर जहां मान लो कि नहीं लिखते तो लड्डू नंबर मिलता,
और लिख दिया कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा, फालतू तो नहीं जाएगा। यानी कि लगभग काटेगा तो नहीं लेकिन सही कर देगा, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री में क्या है, दोनों एक ही चीज, सिर्फ बताने का तरीका अलग है। जैसे देखो ऑक्सीकरण, इसमें याद क्या रखना है तुमको, जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग होगा। देखो अभी संयोजन हम पढ़ चुके थे, संयोजन क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। तो जब अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोजन तो पढ़ा चुके थे। तो जब कोई अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या तो ऑक्सीजन का संयोग हो जाए या दूसरा बात बोले तो हाइड्रोजन को वियोग हो जाए। यानी सिंपल अगर समझो तो या तो ऑक्सीजन से दोस्ती कर लो या तो हाइड्रोजन को लात मार के भगा दो। यही क्या कहलाता है तुम्हारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, अभी हम दिए थे संयोजन का, दिए थे कि ना। एक ही एग्जांपल अगर तुम रिएक्शन को समझना चाहोगे ना तो एक ही रिएक्शन बहुत तेज काम दे देगा। जैसे देखो अभी इसको ऑक्सीकरण में भी यूज कर लेंगे। हाइड्रोजन था, इसके बाद क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। अभी हम क्या बोले ऑक्सीकरण में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाए, संयोग हो जाए, मतलब जुड़ जाए। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि ना, और जुड़ के जल बना रहा है कि नहीं, तो इसको ऑक्सीकरण नहीं बोल सकते हैं, इसी को संयोजन नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। बात आ रहा है समझ में। तो समझना है, अभिक्रिया को रटना नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किसको बोल देंगे, जब अभिक्रिया के दौरान या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग हो जाए या हाइड्रोजन का वियोग हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा देखो अवकरण है तो उसका जस्ट उल्टा होगा, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या होगा। अच्छा बता, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को दोस्त बना रहे थे, मतलब ऑक्सीजन को ला रहे थे और हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, लात मार के भगा रहे थे। अब उल्टा कर दो, हाइड्रोजन को ला रहे थे, उल्टा कर दो। अवकरण में क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को लात मार के भगा और हाइड्रोजन को ला। क्लियर हो रहा है। तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं अवकरण का कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का वियोग और जबकि हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। इसी ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं और इसी ऑक्सीकरण को हम अपचयन, अवकरण को हम अपचयन भी कहते हैं। इसको बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी से समझेंगे तो हमारा पेट में HCl था कि नहीं, ग्लूकोज अणु का पाचन होता था, माइटोकॉन्ड्रियम होता था। तो जब ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे ऑक्सीकरण, समझे। और जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो तो उसको अवकरण। ये तो बायोलॉजी के अनुसार होगा, क्योंकि ग्लूकोज अणु का विखंडन कर रहे हैं, तो ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सीकरण, उसी को उपचयन बोलेंगे। और जब ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा तो उसी को अवकरण या अपचयन कहेंगे। किसके अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार, यानी केमिस्ट्री के अनुसार बोलेंगे। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का वियोग हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया या उसी को उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। और अवकरण किसको बोलेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। बात क्लियर है। और इसी दोनों को जब मिला देंगे ना, जब दोनों साथे साथ हो जाए तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन मना अभिक्रिया, रिएक्शन मना अभिक्रिया, और रेडॉक्स मना मिला हुआ। जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है ना, कितना समझ में आ रहा है। तो इसको हम मिटा करके समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को, इसका अभिक्रिया को समझते हैं। वियोजन समझ लिए थे, हाइड्रोजन टूट गया था। संयोजन भी समझ लिया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया था। एकल विस्थापन द्वि विस्थापन भी समझ गए। एकल विस्थापन में एगो विस्थापित हो रहा था, पावरफुल था, क्योंकि और द्वि विस्थापन में दोनों अदला बदली। इसमें ना को भगाया हुआ है ना, मनमानी चला है दोनों अपना मन। हाँ, ये दोनों मन से गया है, क्या कि मन से गया, ये बोला हम ना आपके साथ ना रहेंगे, जातो तब किसके साथ रहोगे, तो हम जाएंगे AG के साथ, बगल वाला। ये बोल रहा है कि हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे, उकता गए, वो बगल वाला बड़ा सुंदर है, हम उसके साथ जाएंगे, तो इसके साथ चल गया। तो बदला बदली किया है मान के, लेकिन इसमें क्या माना है, इसमें तो माना है, इसमें माना है जबरदस्ती भगाया, भागेगा कैसे ना, है पावर दिया, दूध भगाइए दिया कॉपर को, अलग हो गया कॉपर, समझे कि नहीं। तो ये सारा का अभिक्रिया समझ में भगाया, केस ना किया केस बाद में होगा, अभी केमिस्ट्री में केस ना करना है, तो पॉजिटिव में केस करना है। अब समझना किसको, ऑक्सीकरण और अवकरण को मिटा दे इसको। ऑक्सीकरण अवकरण को अगर मिला देंगे तो उसको क्या बोलते थे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्यों ना हम रेडॉक्स रिएक्शन का अभिक्रिया लिख दें, उसी में दोनों देख लेंगे एक के साथ, ना देख लेंगे। देखिए अभिक्रिया लिख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो जैसे दिया है CuO प्लस H2। अब यह अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक ना। ये बना दिया तुमको, Cu अलग हो गया, अब प्लस में H2O बना दिया।
समझना बात को यहाँ पर से। इसको देखो हम विस्थापन के रूप में भी गिन सकते थे। देखो तो कॉपर जो है, हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन ही मान लो, या हाइड्रोजन समझ लो, ऑक्सीजन को लेके उड़ गया तो कॉपर को अकेले छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। या हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया ना क्या। तो अच्छा यहाँ पर और भी चीज देख सकते हो, ऑक्सीजन का यहाँ पर से देखो तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ कि वियोग, ऊपर में देखो तो अभी जो हम तीर जो मारे हैं, या कॉपर ऑक्साइड था ना था, इससे ऑक्सीजन दूर भाग गया कि हाईवे किया। जब ऑक्सीजन दूर भाग गया तो अवकरण किया, ऑक्सीकरण अवकरण। तो ये ऊपर वाला अभिक्रिया को अवकरण कह सकते हैं, कोई दिक्कत। और नीचे वाला अभिक्रिया देखो, जबरदस्ती ऑक्सीजन को छीन लिया और यहाँ जाके इधर रिएक्शन कर लिया, इसको तब क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकरण। क्या बोल देंगे, बात आया समझ में। कि जब अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का अगर संयोग हो जाए या हाइड्रोजन का वियोग हो जाए, तो इस दौरान देखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके H2O बना रहा था। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, संयोग। और जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऊपर वाले में देखें तो ऑक्सीजन जो बेचारा साथ में था वो भगा के लेके चल गया हाइड्रोजन। जो कॉपर को अभी कौन भगाया था, याद करो तो, लोहा। पता सोचेगा कॉपर की हम ही को दुनिया में मिले हैं, जो भी हमको मिलता है उसको लेके भाग जाता है। कॉपर उस समय भी रो रहा था, अभी बेचारा अकेले रो रहा है, कुछ तो कर नहीं पा रहा है। इस बार कौन लेके चल गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके चल गया। तो इस दौरान यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, और जब कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाए तो उसको अवकरण। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया है, संयोग हो गया है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अच्छा देखो एक ही अभिक्रिया है कि नहीं, और एक ही अभिक्रिया में दोनों हुआ कि नहीं, साथ ही साथ हुआ कि नहीं, तो इसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। बात क्लियर है। तो यहाँ तक था रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो है ना बच्चू वाला चीज है, जो टेंथ का चीज था, मेन चीज पढ़ लिए। तो हम रिवीजन शुरू से कर लेते हैं। पहला रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, रासायनिक समीकरण पढ़े, रासायनिक समीकरण से लाभ पढ़े, पेपर का बचत, समय का बचत, पेंसिल का बचत, ताकि संकेत एक ही संकेत में प्रयोग किए ताकि पूरा वर्ल्ड लेवल में सबको जान सके। समझे ना, हम लोग हिंदी में सोडियम लिखेंगे और सोडियम Na लिख देंगे, तो Na तो वर्ल्ड लेवल पे चलेगा, सब जगह चलेगा, तो वो तो हम संकेत के रूप में प्रयोग किए। फिर अभिक्रिया के दौरान हम देखें कि कुछ हम लोग को सूचना प्रदान होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है, उष्माक्षेपी होता है, उष्माशोषी होता है, ये सभी पढ़े। फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या देखें, संतुलन देखें, ये सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, एगो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ तक पूछेगा कि इस अभिक्रिया दे देगा, उसको बोलेगा संतुलित करें, समझे कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम देख लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ से तो कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में दे देगा कि निम्नलिखित पदों को व्यक्त करें या निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। अब पद के रूप में क्या देगा, यही सब अभिक्रिया जो पढ़ाए, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, अवक्षेपण हो गया, विस्थापन हो गया, एकल विस्थापन हो गया, उभय विस्थापन हो गया, समझे ना। इसी में ऑक्सीकरण दे देगा, अवकरण दे देगा, संयोजन दे देगा, वियोजन दे देगा, ये सब तुमको परिभाषित करने के लिए बोलेगा। या फिर अभी ऐसे अभिक्रिया दे देगा, अब बोलेगा पहचान है ये निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, 4 गो ऑप्शन देगा, संयोजन है कि वियोजन है कि विस्थापन है कि कौन सा ऑक्सीकरण है कि अवकरण है, 4 गो पहचान दे देगा। तो यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है, इसको ध्यान में रखना है। समझ में ना आए तो बार बार देखना है, वीडियो है उसको बार बार रिविजन करना है, ठीक। अब आगे जो अभी जो आगे पढ़ाएंगे ना, वह दहन और ज्वाला। बताओ 8 में पढ़े हो कि नहीं, जो बचपन से पढ़ा होगा, मान लो कोई 10वां में डायरेक्ट उठ के आ गया होगा तो उसको तो फिर से समझ में अभी आइए जाएगा। हालांकि वैसा तो दिक्कत 10वां में डायरेक्ट आ गया तो ये समझा देंगे, वैसा तो कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन फिर भी जो बताओ दहन ज्वाला अभी पढ़ाएंगे, और जो 8 में पढ़ लिया होगा बताओ कितना आसान लगेगा, मजा आएगा उसको। और जो नया चीज पढ़ेगा, जो अभी पहली बार पढ़ेगा, उसको तो लगेगा वाह हम भी 8वां में पढ़ लिए होते काश। तो हम यहाँ पर से देखेंगे दहन और ज्वाला, दहन और चीजों की जलना। अरे ये पूरा चैप्टर का पहला ही चैप्टर इसका साइंस का 8वां का, इसमें भी है तुम्हारा दहन और ज्वाला। तो देखो दहन और ज्वाला हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी 10th में मेरा फर्ज है पढ़ाना, पढ़ाते हैं। दहन क्या होता है, दहन क्या होता है, दहन मतलब होता है कोई भी चीज का जल जाना, एक प्रक्रिया को दिखाता है। मान लो कि ये मार्कर है, मार्कर को माची जलाएंगे तुरंत जलने लगेगा, जलेगा तुरंत नहीं, पहले ये पिघलेगा। अगर हम देखें कि कोई भी मान लो पेपर है, पेपर में आग लगाएंगे तुरंत जल जाएगा। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। जब कभी आग लगाते हो तो गर्मी मिलता होगा, उष्मा मिलता है कि नहीं, घूर तापते हो ठंडी में,
जितना पास उतना ज्यादा गर्मी और जितना दूर उतना कम गर्मी लगता है कि नहीं। तो हाथ पास करके तापते हैं कि ज्यादा गर्मी लगे, पैरों ताप लेते हैं तो वो क्या उष्मा मिला कि नहीं। अब प्लस में लाइट मिलता, प्रकाश, कहीं भी आग लगेगा क्या मिलेगा, प्रकाश। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या हो, उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। तो थोड़ा सा अलग पढ़े कि नहीं, थोड़ा सा अलग पढ़े क्योंकि 10th क्लास था। तो दहन क्या आ गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो वैसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन। अब दहन में क्या है, कुछ पदार्थ को पढ़ना है, जैसे ज्वलनशील पदार्थ। क्या पढ़ना है, ज्वलनशील पदार्थ पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना, अज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ। इसी को ज्वलनशील को ही बोल देंगे दाह्य पदार्थ। क्या बोल देंगे, दाह्य पदार्थ। और इसी को क्या बोल देंगे, अदाह्य पदार्थ। क्या बोल देंगे, अदाह्य पदार्थ। ज्वलनशील जलने वाला पदार्थ, अदाह्य पदार्थ नहीं जलने वाला पदार्थ को क्या बोल देंगे, अदाह्य पदार्थ। या इसी को बोलेंगे दहनशील पदार्थ। क्या बोल देंगे, हिंदी में ढेरी सारा नाम हो जाता है, इसको बोल देंगे अदहनशील। क्या बोल देंगे, अदहनशील पदार्थ। देखो इसमें ज्वलनशील माना जलने वाला, क्या होगा, जलने वाला। अच्छा मिट्टी में आग लगाएंगे जल्दी लगेगा, लगबे नहीं करेगा, जल्दी का क्या बात है। पत्थर में आग लगाएंगे आग लगेगा, नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, जलता नहीं है। तो जिस पदार्थ में ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, जो जलता नहीं है, उसको क्या बोल देंगे, अज्वलनशील पदार्थ, अदाह्य पदार्थ या अदहनशील पदार्थ। यानी वैसा पदार्थ, ओ मतलब ही क्या होता है, नहीं। ओ का मतलब क्या रहता है, नहीं। ओ मतलब नहीं। और ज्वलनशील माना जलने वाला, तो ओ मतलब नहीं हो गया, ज्वलनशील मतलब जलने वाला, जो नहीं जले। मतलब इसका हम डिफिनेशन सीधे सीधे जान गए कि वैसा पदार्थ जो जलता हो उसे ज्वलनशील पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जलता हो उसे ज्वलनशील पदार्थ, और उसी को दाह्य पदार्थ, उसी को दहनशील पदार्थ। ओ लग गया मतलब नहीं, ओ मतलब क्या हो गया, तो वैसा पदार्थ जो नहीं जलता हो उसे अज्वलनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ या अदहनशील पदार्थ कहेंगे। पानी जलेगा, नहीं जलेगा, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, अदाह्य पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ हो गया। ध्यान यहाँ रखो, ठीक। तो ये हम पदार्थ को देख लिए, ज्वलनशील और ज्वलनशील। अब एक चीज पढ़ना हमको, ज्वलन ताप। क्या पढ़ना है, ज्वलन ताप पढ़ना है। ज्वलन ताप देखो क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का न्यूनतम तापमान जिस पे वो जलने लगे। कहने का मतलब सिंपल, अगर मान लो बारिश का सीजन आता है, लकड़ी गोईठा भीग जाता है, अब चूल्हा में देते हैं तो धुआंता है कि जलता है, पहले बताओ। पूरा चूल्हा धुआं कर देगा ना। अब पूरा हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ेगा, पूरा हफसने लगोगे, दम फूलने लगता है, ना। मतलब कि वह जल रहा है सही से नहीं जल रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि वह ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचा है। जब उसको हम चूल्हा में देंगे वो धुआंते धीरे धीरे वो गर्म होगा, और गर्म होते होते अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा। और जैसे ज्वलन ताप तक पहुंचेगा वो अपने आप जलने लगेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कोई भी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान जिस पर वह क्या होने लगे, जलने लगे। अगर हम मान ले, अगर हम क्या कर ले, मान ले ये जो बोर्ड है मेरा, ये बोर्ड है, वैसे जलेगा नहीं इतना जल्दी। वैसे मान लेते हैं कि बोर्ड अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर जलता है, कितना तापमान पर, 50 डिग्री सेल्सियस। हम मान लिए ये बोर्ड जो है मेरा 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल जाएगा। इसका ज्वलन ताप कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मान लो कि रूम टेम्परेचर अभी सुबह 7 बज रहा है, तो रूम टेम्परेचर कितना होगा, 27-28 होगा अभी आसपास में, ठीक। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि तापमान जो है पूरा पृथ्वी पर का तापमान कितना चल जाए, 50 हो जाए। अब बताओ इस बोर्ड को जलने के लिए भी कितना चाहिए था, 50। और वायुमंडल का भी तापमान कितना गया, 50। अब बताओ इस बोर्ड में क्या कांटी मारने की जरूरत होगा, अपने आप आग लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने ज्वलन ताप तक पहुंच चुका है। ये जंगल में होता है। हाँ, जंगल में क्या होता है, दावानल। कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाता है। जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी, सूखा छोटका जो घास होता है उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है। तो अब जंगल में तो उसको पानी देने जाता ना है। अब मान लो गर्मी का दिन है, बैसाख का दिन, तो पूरा गर्मी एकदम रहेगा, बारिश भी जल्दी ना होता उस दिन में, ठीक। तो पूरा मान लो घास था पूरा सूख गया, और सूख करके वह धीरे धीरे क्या हो गया, अपने ज्वलन ताप तक पहुंच गया। अब हवा आंधी चला, थोड़ा बहुत उसमें घर्षण भी आ गया घर्षण से थोड़ा जैसे ज्वलन ताप तक पहुंचेगा वो अपना जलना चालू कर जाएगा। कभी कभी जंगल में क्या होता है कि वो अपने में पेड़ पौधा अपने में रगड़ा जाता है, और रगड़ाने के बाद भी क्या होता है, सूखा लकड़ी रहेगा तो वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा। और जैसे ज्वलन ताप तक पहुंचेगा जलना चालू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जलने लगेगा। इसी को क्या कहते थे, दावानल।
जंगल में आग लगने से काफी बड़ी मात्रा में जंगल नुकसान हो जाता था और पूरा उसको आग जल्दी बुझता भी नहीं था। ठीक, तो यही क्रिया क्या कहलाता था, दावा नल। तो ज्वलन ताप समझ आया? बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद वह जलने लगे। अभी हम बोर्ड का एग्जांपल लिए थे कितना पर, 50 पर। जैसे 50 पर पहुंचाएंगे क्या इसमें माचिस लगाना पड़ेगा? सिंपल एग्जांपल देखो, तो मम्मी घर में खाना बनाती होगी स्टोव पे या चूल्हा पे, ज्यादा एग्जांपल चूल्हा का लो। चूल्हा पर खाना बनाएगा, 2 पुत्ता वाला चूल्हा होता है। अब बीच में मान लो सलाई रख दिया, माचिस रख दिया। ठीक, अब दोनों खाना बना रहे बनाते बनाते अपने माचिस जल जाता है। क्या उसमें आग लगाते हैं? हम चाहते हैं कि माचिस बर्बाद हो जाए? नहीं ना। उसमें आग कैसे लग गया? तो वह जो उसमें जो है तिल्ली में जो लगा था पोटेशियम क्लोरेट और फिर लाल फास्फोरस, रासायनिक पोटेशियम क्लोरेट और लाल फास्फोरस जो लगा था, उसका भी ज्वलन ताप उतना कोई खास नहीं था। कम ज्वलन ताप है तब भी तो हम रगड़ रहे हैं तो आग पकड़ रहा है। अगर ज्वलन ताप ज्यादा रहता तो एक मार ऐसे मारते तो आग पकड़ लेता, नहीं पकड़ता। मतलब ज्वलन ताप कम है, इसीलिए हम जब चूल्हा को गर्म करते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो खाना बनाने के दौरान क्या होगा? अब बताओ, दोनों तरफ से हीट लग रहा है। अब गर्म होते होते माचिस क्या होगा? अपने आप ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा। उसमें आग नहीं भी लगा है और वो पूरा माचिस जल के खत्म हो जाएगा। बात आया समझ में? तो ये एग्जांपल तुम घर में भी करके देख सकते हो और देखे होगे बचपन से, क्योंकि जब मम्मी लोग धान उछलती थी तो हम लोग क्या करते थे? फूकते थे, गुंडो फूकते थे ना रे। गुंडो फूकने के दौरान इतना गर्म हो जाएगा, 3-4 घंटा तक धान उछनाता था। और 3-4 घंटा में वो क्या होगा? ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है। और ज्वलन ताप तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक इसमें आग लग जाएगा। तो ज्वलन ताप समझ आएगा? किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद क्या होता है? पदार्थ जलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तब आगे अब एक चीज पढ़ना है, क्या? दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन के लिए क्या होगा? आवश्यक शर्तें कि क्या क्या चाहिए दहन के लिए। इसको हम मिटा देते हैं, ज्वलनशील और ये दहन के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? ऑक्सीजन, ज्वलनशील। सबसे पहला अगर बोले तो वायु चाहिए। वायु में उपस्थित क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वायु में उपस्थित क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें ऑक्सीजन चाहिए हमको, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला बात क्या चाहिए? वायु। दूसरा अगर हम देखें तो ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ। तो चलिए ना, ज्वलन फिर ज्वलन तो ये क्या गया? ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए हमको? ज्वलनशील पदार्थ। अगर ज्वलनशील पदार्थ मान लो किसी घर में आग लग गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें पानियां डालने जाएंगे, बुता के पानी डालने जाएंगे। मान लो कि इधर से पानी डालते जा रहे हैं, इस घर में पानी डाल रहे हैं, नौका इधर से, मान लो इधर से आग लगा, अब इधर से हम पानी देते जा रहे हैं, ये वाला घर बुझ गया, तब तक मैं दूसरा घर पकड़ लिया। इधर से तुम बुताते जाओ, उधर से जलते जाएगा, तो कोई फायदा है? तुमको क्या करना है? सबसे पहले रोकना है कि ये घर में तो आग लग चुका है, अब इस घर से वो घर में ना जा, इसलिए इस घर का ज्वलन ताप पहले बढ़ा देंगे, समझे? इसी घर को पानी से नवा देंगे। घरे तोड़ देंगे ना, घर का तोड़ेंगे, बगल के इसके बगल वाला जो घर है ना, उसी को पानी से नवा देंगे। इसको तो पानी देवे करेंगे, उसके बगल वाले घर को भी क्या कर देंगे? पानी से नवा देंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि उस वाले घर में अगर आग पकड़ना भी चाहेगा तो उस वाले घर का जो पदार्थ है, मेरा ज्वलनशील पदार्थ, क्या वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंचा है? क्योंकि पानी से भिगा दिए हैं, अब ज्वलन ताप तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तब तक हम इसको भी पानी दे के बुता देंगे। मतलब मेरा मेन मकसद होना चाहिए कि सबसे पहले ज्वलनशील पदार्थ को हटा देना। अगर आग लग रहा है, जिसमें आग लगिए गया है, अब मान लो ज्वलनशील पदार्थ को हटा देंगे, तो जिसमें आग लगा उतने से जलेगा, उसके आगे जलेगा? क्योंकि जलने वाला पदार्थ हटा दिए तो जलेगा क्या? मिट्टी जलेगा, नहीं है ना? बात आ गया समझ में? तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए? अगर कहीं आग लग जाए, तुमसे पूछा है कि किसी घर में आग लग गया तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ज्वलनशील पदार्थ को हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटा पाए तो कोशिश करेंगे कि उस पदार्थ का ज्वलन ताप बढ़ा देंगे। कैसे? तो पानी देंगे। पानी देंगे तो ज्वलन ऑटोमेटिक वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो उसका क्या होगा? ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। उसके बाद इस वाले घर को भी पानी देते रहेंगे, जिसमें आग लगा उसको भी बुझा देंगे, समझे कि ना? इससे क्या होगा कि आग फैलेगा नहीं, और अगर तुम इस घर को बुताते रहोगे तो इधर तुम पानी देते रहो, उधर बढ़ते चल जाएगा। और बैसाख के समय में तो हवा चलता है और लू पूरा हवा के साथ दौड़ता है, यानी कि उसका जो ज्वाला जो होता है, आग का ज्वाला, वो हवा के साथ दौड़ के दूसरे घर को पकड़ लेता है, समझे? तो मेरा पहला क्या था? ऑक्सीजन की आपूर्ति। दूसरा क्या था मेरा? ज्वलनशील पदार्थ का होना। और तीसरा था ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय। ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय। अब बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट था, यही बात तो समझा रहे हैं कि अगर जलना है तो जब तक वह पदार्थ ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तब तक धुआंते रह जाएगा, लेकिन वह जलेगा। तुम लाख बार फूकनी फूक लो, हम लोग चूल्हा आग जब नहीं जलता क्या करते? फूकते रहते, फूकते परेशान हो जाते हैं, तो ये आग लगता है। उसके बाद छोड़ दोगे चूल्हा में, अपने आप आग लग जाएगा। उसके बाद गाली दोगे,
चट्टा कहीं का उतना देर हम फूके तो नहीं जला चूल्हा, और उसके बाद हम जब फूकना छोड़ दिए तो अपने आग लग गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब तक हम फूक रहे थे, मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस था जलने पर, मान लेते हैं हम इसे, मान लो कि 98 डिग्री सेल्सियस था जलने के लिए तापमान, और हम फूक फूक के 97 तक पहुंचा दिए और हम थक गए। फूक के क्या गए 97 तक पहुंचा दिए और हम थक गए, बोले हाँ फूकेंगे पूरा धुइया कर दिया आंख में पूरा एकदम, समझे? तो अब हम छोड़ दिए। थोड़ा देर के बाद ये क्या होगा, अपने कहाँ तक पहुंच जाएगा 98 तक। अब वो आग लगाया कि ना, अब हमको फूकने की जरूरत पड़ेगा नहीं, तो वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंच गया और वो अपने स्वतः जलने लगा। बात है समझ में? तो ये 3 चीज का होना अति आवश्यक है। किसके लिए? दहन के लिए। क्वेश्चन पूछेगा दहन के लिए आवश्यक कितने कारक है? 3 कारक है। पहला वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति होना, उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ का होना, और तीसरा ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय। यही हम बता रहे थे, जब हमारा घर में आग लगेगा तो पनिया से डाल के ठंडा कर देंगे बगल वाले चीज को, तो वो ज्वलन ताप तक पहुंचेगा। ज्वलनशील पदार्थ को हो सकेगा तो हटा देंगे, और हो सके तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला तुम्हारा क्या होता है, अग्निशामक यंत्र होता है कि ना, अग्निशामक यंत्र, उसका छिड़काव कर देंगे। उसका छिड़काव करेंगे तो वह क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है, क्योंकि उसमें क्या भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, भाग जाएगा। तो आग का संपर्क क्या ऑक्सीजन से हो सकेगा, तो आग जलेगा। आग को जलने के लिए महत्वपूर्ण है क्या तुम्हारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज में आग नहीं लग सकता, कोई भी चीज दुनिया का नहीं जल सकता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। लेकिन एक चीज जल सकता है, सूरज नहीं, एक चीज जल सकता है, वह है तुम्हारा जिरकोनियम। क्या? जिरकोनियम। यह एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जल सकता है। मतलब ऑक्सीजन नहीं यूं दोगे तो ये आग लग जाएगा, समझे? अब बाकी कोई पदार्थ ना है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जल जाए। जब तक है सफेद तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, वो उसका ज्वलन ताप बहुत कम था। सफेद फास्फोरस के बारे में अगर रेट में देखोगे तो इसका ज्वलन ताप काफी कम था, हाथ से भी तुम छूओगे तो जल जाएगा। मतलब वो कमरे के टेम्परेचर पे जलने लगता था। उसको हमेशा केरोसिन तेल या पानी में डुबा के रखते थे, पनिया में अधिकतर डुबा के रखते थे, पानी ठंडा रहता नहीं लगता। सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस नहीं, सफेद फास्फोरस, समझे? तो वो बहुत ही खतरनाक था। तो ये जिरकोनियम क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल सकता है, लेकिन और कोई भी पदार्थ ना है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल जाए। तब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का आपूर्ति बंद कर देंगे, नहीं जलेगा। ज्वलनशील पदार्थ को हटा देंगे, नहीं जलेगा। ज्वलन ताप को कम कर देंगे, कम नहीं करेंगे, बढ़ा देंगे, नहीं जलेगा। पता है समझ में? तो जलाने के लिए ये तीनों चीज चाहिए, और नहीं जलाने के लिए ये तीनों चीज को भगा लो, ये तीनों चीज को हटा लो, नहीं जलेगा। और जलाना है तो तीनों चीज को ला दो। मतलब झगड़ा करना है तो दोनों झगड़ा वाला को ला दो, हटाना है दोनों को बगल कर दो, सिंपल बात है। अब इसका क्या पढ़ना है, ज्वाला। क्या पढ़ना है, ज्वाला। तो ज्वाला 3 तरह का होता है। मोमबत्ती का अगर हम भाग देखेंगे, अब ये मोमबत्ती पढ़ना है, ज्वाला इधर से बरक जाएगा, नहीं बरक जाएगा, बना कि ना। एक ये भाग, कितना भाग, 3 भाग बना, देखो ना, 1 2 3 भाग बन गया इसका। अब हम देखें तो ये जो तुम्हारा ये सबसे आंतरिक भाग है, ये बाहर भाग है, ये मध्य भाग है, ठीक। इसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन मंडल। अच्छा, प्रकाशहीन माना प्रकाश होगा कि प्रकाश नहीं होगा, नहीं होगा, प्रकाशहीन कर दिया, नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा। ऐसा रंगहीन और रंगीन। रंगीन माना रंग है और रंगहीन माना रंग नहीं है। इस तरह प्रकाशहीन यानी प्रकाश नहीं है। और ये तुम्हारा मध्य मंडल। क्या बोलेंगे, मध्य मंडल। और ये वाला बोलेंगे केंद्रीय मंडल। क्या बोलेंगे, केंद्रीय मंडल। ये 3 गो मंडल था। यहाँ पर जो है ना दहन पूर्ण रूप से नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, क्या दहन हो सकेगा? तो यहाँ पर दहन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर हमको ऊर्जा ज्यादा मिलेगा? केंद्रीय मंडल में दहन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। क्लियर है? नीला 2 कंडीशन में होगा, या तो बहुत कम जलेगा या तो बहुत अच्छा से जलेगा। ये वाला भाग भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। ये वाला भाग भी हल्का थोड़ा बहुत लालपन दिखेगा और नीला भी दिखेगा, लालिमापन दिखेगा और कैसा दिखेगा, नीला। लेकिन ये बीच वाला भाग पीला दिखेगा। कैसा दिखेगा, पीला। हाँ वही लाले हम बोल रहे हैं, ऑरेंज थोड़ा बहुत। हाँ गैस स्टोव में अगर देखोगे ना तुमको ये नीला वाला साफ दिख जाएगा और ऊपर वाला भी नीला तुमको साफ दिख जाएगा। लेकिन अगर तुम लालटेन जलाओ, क्या जलाओ, लालटेन, तो उसमें तुमको मध्य मंडल वाला पीला भाग चकचका के दिख जाएगा।
पीला भाग एकदम अच्छा से दिखेगा, क्योंकि लालटेन में उसमें ऑक्सीजन के लिए सिर्फ ऊपर में छोड़ा जाता है, उसी से धुआं निकलता है, उसी से ऑक्सीजन जाता है। अब एक ही रास्ता है जाने आने का, तो इसमें ऑक्सीजन आने जाने में अड़सा कर लेता है, झगड़ा कर लेता है दोनों अपने में, समझे। इसलिए उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलता है, यानी मध्य मंडल का कैसा रंग हो जाएगा, पीला। अच्छा बताओ सबसे अच्छा कहाँ जलेगा, प्रकाशहीन मंडल में। इसमें रोशनी कम देगा, रोशनी क्या देगा, कम देगा। तो प्रकाशहीन बोल रहा है मतलब रोशनी कम, लेकिन ऊर्जा ज्यादा देगा, यानी ऊष्मा क्या करेगा, ज्यादा देगा। इसीलिए जब हम लोग गैस का स्टोव जलाते हैं ना, वो पूरा नीला जलता होगा, उससे धुआं कम होता होगा और ऊर्जा ज्यादा देता होगा। क्या लाइटिंग ज्यादा आता है गैस जलाते हैं तो? लाइट ज्यादा ना होता, इंजोर ज्यादा ना होगा, लेकिन उसमें ऊर्जा तुमको ज्यादा मिलेगा। कौन सा ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, इसीलिए उससे खाना आसानी से बन जाता है। बात क्लियर है? तो बताओ सबसे बाहरी भाग जो प्रकाशहीन मंडल है, वहाँ दहन बहुत अच्छे से होता है कि बहुत खराब से होता है? अच्छा से। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है कि मिलता है? तो बताओ गर्म ज्यादा भाग ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला? ऊपर वाला ज्यादा गर्म होगा। बचपन में हम लोग ऐसे ऐसे करते हो, मोमबत्ती में हाथ आर पार कर देते हो, पता है कहाँ से? नीचे वाला भाग से, मोमबत्ती के पास से करते हुए करके तुम देखना। ऊपर वाले भाग में हाथ जलने का चांस रहता है, क्योंकि वहां ऊष्मा ज्यादा है, समझे बात? तो ऊपर वाला भाग कैसा रंग का हो गया, नीला। प्रकाशहीन, क्या रोशनी ज्यादा देगा? नहीं देगा। ऊर्जा ज्यादा देगा कि नहीं? ऊष्मा ज्यादा देगा कि नहीं? देगा। अब मध्य मंडल का बात करें तो ये पीला होता है, इसमें ऑक्सीजन ना तो ज्यादा मिलता ना तो कम मिलता, मतलब मीडियम रूप में मिलता है। हाँ, कार्बन के भी कुछ कण होता है। यही कार्बन के कण के कारण ही वह प्रकाश को विकृत कर देता है, फैला देता है, और वह कैसा दिखने लगता है, पीला दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? पीला दिखने लगता है। क्योंकि ये जो है ना, ये मध्य मंडल क्या हो गया तुम्हारा, पीला भाग हो गया कि नहीं? तो पहला फिर इसको रिवीजन कर लो। सबसे पहला भाग तुम्हारा जो बाहरी भाग था, प्रकाशहीन मंडल था। प्रकाशहीन मंडल में ऊष्मा ज्यादा मिलेगा, ऊर्जा ज्यादा मिलेगा, दहन अच्छे से होगा, रंग कैसा होगा, नीला। खाना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। पीला वाला भाग देखे तो मध्य मंडल था, इसमें जो है कार्बन के कुछ कण मिलेंगे, समझे कि ना? कुछ तुम्हारा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, इसी कारण वह क्या होगा, प्रकाश को विकृत कर देगा। प्रकाश भी थोड़ा मिलेगा ज्यादा, और फिर ऊष्मा भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। सबसे गर्म मंडल कौन सा होगा, प्रकाशहीन मंडल। थोड़ा बहुत गर्म मध्य मंडल। सबसे कम गर्म कौन सा, केंद्रीय मंडल। क्या केंद्रीय मंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा? क्या इसमें दहन अच्छे से होगा? नहीं। तो हम मोमबत्ती जो बना था वो कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से बना था। किससे बना था? हाइड्रोकार्बन। मोम जो बना है ना, वो किससे बना, हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हाइड्रोकार्बन। तो मोम में क्या है, हाइड्रोकार्बन है, जो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो मोम क्या था, एक हाइड्रोकार्बन था जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना। यही मोम पिघल करके बत्ती में जाता है, और ये बत्ती जो है, बत्ती के द्वारा क्या आता है, वह लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड धीरे धीरे ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसमें तुम्हारा कौन सा ऊर्जा था, तुम्हारा रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती में कौन सा ऊर्जा था, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती में कौन सा ऊर्जा था, रासायनिक ऊर्जा। और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। मोमबत्ती किसमें कन्वर्ट हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। बात क्लियर है, समझ आ गया? अब हम देखते हैं लास्ट मेरा टॉपिक है पेट्रोलियम। ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्या है पेट्रोलियम, क्या है पेट्रोलियम। अच्छा बताओ, पेट्रोलियम एक खनिज है कि ना है? खनिज किसको कहते हैं, पृथ्वी के तल से जो प्राप्त होगा, जो हमारे लिए उपयोगी होगा, वही क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिज। तो ये एक प्रकार का खनिज तेल हो गया। क्या हो गया, खनिज तेल, क्योंकि पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त किया था, डीजल, केरोसिन, और तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा तो क्या था, ग्रीज भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तुम उससे और जांच कर सकते हो। कोलता क्या बोलता है, पेट्रोलियम से कोलता भी प्राप्त कर सकते हो तुम, समझे। हालांकि कोयला से भी प्राप्त किया जा सकता है, समझे। और उसी के अवशेष जो बच जाता है, वो तुम्हारा महिलाओं के सौंदर्य सामान में बना। मेकअप सामान जितना आता है, सब किसका अवशेष होता है, पेट्रोलियम का। किसका अवशेष होता है, पेट्रोल। समझ रहे हो तुम लोग, पेट्रोल डीजल जो गाड़ी में देता है। हम लोग लड़का लोग गाड़ी में पेट्रोल फूक के उड़ा देते हैं, जबकि पेट्रोल अच्छा है। अब पेट्रोल का जो गंदगी जो बचा है ना, वो तुम लोग मुंह पे पोतते हो। लड़की लोग लिपस्टिक लगाती है, तो लड़का लोग क्या करता है, उसका अच्छा जो था पेट्रोलियम का अच्छाई वाला भाग, उसको उड़ा के फूक दिया। समझे ना, कोई वैल्यू नहीं। और लड़की लोग उसी को वैल्यू देगा। पेट्रोलियम से निकालेगा क्या, लिपस्टिक, उसको लगाएगा अच्छे से, वो उसी से बनता है। जितना भी तुम्हारा स्नेहक होता है ना, जितना तुम्हारा बॉडी लोशन होता है, जितना भी बॉडी लोशन एकदम मुलायम रखने वाला, तुम्हारा क्रीम तरह तरह का जितना भी, वो सब किससे बनेगा, पेट्रोलियम से। सच्चो तो लड़का होता पहले से हैंडसम रहता है,
रहता है। क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ना ये बना आता है ब्यूटेन। किससे बना आता है? ब्यूटेन। प्लस आइसोब्यूटेन। अब प्लस इसको पहले कर दो प्रोपेन। प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जब तुम कार्बनिक रसायन, हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक रसायन, उसमें कार्बन का बनने वाला यौगिक पढ़ाएंगे ना 4th लेसन में, तब ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ये ब्यूटेन क्या है, आइसोब्यूटेन क्या है और प्रोपेन क्या है। फिलहाल के लिए तुमको सूत्र याद रख लेना है कि प्रोपेन का क्या सूत्र होता है। देखो प्रोपेन इसको बोलते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये ट्रिक होता है। तो मेथेन एथेन प्रोपेन क्या नंबर में? 3 नंबर में। तो कार्बन का होगा 3 गो और इसका दुगुना से 2 गो ज्यादा हाइड्रोजन होता है। दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, ये जो है ना दुगुना, तो हाइड्रोजन इसका दुगुना करो, 3 दूना 6 और 6 2 8, हाइड्रोजन का होगा 8। तो प्रोपेन का सूत्र क्या आ गया? C3H8। तो 1 2 3 प्रोपेन क्या बन गया? प्रोपेन। अब बताइए ब्यूटेन है मेथ एथ प्रोप ब्यूट का नंबर में 4 नंबर, इसका क्या होगा? C4 और 4 दूना 8 8 2 10, इसका सूत्र क्या आ जाएगा? C4H10। क्या आ जाएगा? C4H10। आइसोब्यूटेन इसमें दिया गया क्या तुम्हारा? ब्यूटेन दिया, प्रोपेन दिया और इसी का मिश्रण दिया और एथेन दिया और प्लस में क्या दिया? एथेन भी दिया है। एथेन भी दिया। तो मेथ एथ तो 2 नंबर में आ गया। एथ क्या नंबर में? 2 नंबर में। तो C2 और H 2 दूना 4 4 2 6, समझे। हालांकि इसका सूत्र नहीं हो याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको सिंपल याद रखना है कि पेट्रोलियम जो है किसका किसका मिश्रण है। तो तुम्हारा प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, या फिर आइसोब्यूटेन का जगह बोल सकते हो प्रोपेन ब्यूटेन एथेन, प्रोपेन ब्यूटेन और एथेन। तो याद हुआ पेट्रोलियम किससे मिलकर बना है? प्रोपेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, या फिर प्रोपेन ब्यूटेन और एथेन का मिश्रण है। क्या है? पेट्रोलियम। अच्छा पेट्रोलियम देखें तो यह एक प्रकार का क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन यह है गैस। यह है क्या? गैस। ये लिक्विड फॉर्म में ऐसे रहता नहीं है, रहता किस रूप में? गैस के फॉर्म में। इसको तब क्या क्या आता है? इसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेट किया जाता है, यानी दबा जाता है। क्या क्या आता है? दबाव डाला जाता है। जब इस पर दबाव डाला जाता है तब ये कन्वर्ट होता है LP और G। तब किसमें कन्वर्ट होता है? LP और G। किसमें आता है? LPG। L से लिक्विड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा इसको गैस बोला जा रहा है और लिक्विड फॉर्म में। पागल हुआ लेकिन नहीं सर सही है। लिक्विड है तो लिक्विड बोलो। पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस। जब ये द्रव हम बोल रहे हैं तो फिर गैस का बोल रहे हैं, या गैस बोल रहे तो द्रव का बोल रहे हैं? क्या चीज ना बोलेंगे? द्रव बोलेंगे तो गैस ना, गैस बोलेंगे तो द्रव ना। बोलेंगे तुम सही हो तो गलत नहीं हो, गलत हो तो सही ना। तो शिक्षलिया वाला हाल हो गया। सही है। ना हो गया शिक्षलिया वाला हाल हो गया क्या? ई करवे तो उन्हें करे, ई करवे तो उन्हें करे बता देखा। तो यहाँ पर से क्या गया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये हुआ कैसे? समझो बात को। ये जो पेट्रोलियम था ये तुम्हारा गैस फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? अब उसको क्या किया गया? बहुत ज्यादा प्रेशर पे डाला गया, हाई प्रेशर पे। और हाई प्रेशर पे डाल के उसको डाल दिया किसमें? सिलेंडर में। किसमें डाल दिया? सिलेंडर में। तो जब हम प्रेशर किसी पर अप्लाई करते हैं तो वह गैस जो है वो किसमें बदल जाता है? तुम्हारा लिक्विड में बदल जाता है। वह गैस किसमें बदल जाता है? लिक्विड में। तुम लोग गप मत करो, मारबे करेंगे गधा कहीं का सब। अब कट करना पड़ेगा इतना फुसफुस करेगा अभी। क्लास खत्म हुआ है। तो पेट्रोलियम क्या गया तुम्हारा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये पेट्रोलियम जो था इसी तुम्हारा क्या निकालेगा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी पदार्थ निकालेगा पेट्रोलियम से, ठीक है ना। स्नेहक सब निकालेगा। तो ये सब तुम्हारा पेट्रोलियम का पदार्थ भी हो सकता है और भी सारा चीज। ये पेट्रोलियम हुआ कैसे, किससे बना? तो प्रोपेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से बना। इसको हम बोलेंगे क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जब इस प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन के द्वारा बना हुआ पेट्रोलियम को जब हम हाई प्रेशर से कंप्रेट क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, तो वह किसमें बदल जाता है? लिक्विड में बदल दिया जाता है। और वही लिक्विड को फिर सिलेंडर में भर के और उसको हम क्या बनाते हैं? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और उसका उपयोग में क्या आता है? रसोई घर में खाना बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लिक्विड में रहता है तो वो गैस के रूप
हाँ लिक्विड के तौर पे था, इसीलिए हम इसको बोले लिक्विफाइड। और ये था क्या वास्तव में? गैस था। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हम जब उसको सिलेंडर में देखोगे ना ऐसे छपक छपक करके, तो पानी की तरह छपक छपक करेगा, लेकिन तुम उसको खोल के छोड़ दो, ऐसे ढारोगे ना उड़ जाएगा, पानी नहीं गिरेगा, उड़ जाएगा। तुम गैस उसका पाइप खोल के छोड़ दो, ऊपर से ना उड़ जाएगा वो। जैसे मान लो पाइप ऐसे चालू करके छोड़ दिया, खाली सो आवाज करेगा और साला उड़ जाएगा। सर ऐसे अगर पानी में रहता तो पाइप में आता उतना ऊपर हाँ सर। हाँ, पानी में दिखता है। हाँ सही है, पानी रहता आता पहले ऊपर करके हम मतलब सिलेंडर पे रखे, पानी ऐसे करके आएगा। मान लो सिलेंडर में ऐसे गैस है, छोटा सा बेटा ऊपर जाएगा पहले। गैस क्या था? ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है। अब उसका हम चालू कर दिए, अब उसका पाइप की ओर रास्ता, उसको रास्ता मिल गया, लग रहा है कि इधर सुराग हो गया जाने का, फटाक से उड़ेगा, उधर से निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ माची जला के तैयार है, जैसे आगे जला देंगे। हाँ छोटा ही छिद्र से आ जाता है, गैस बहुत छोटा भी जा सकता है। हम लोग सांस लेते हैं तो कितना छोटा छिद्र से चला जाता है हमारे शरीर में। सांस माइटोकॉन्ड्रिया में चलाता है, तुम्हारा कोशिका में छोटा कितना छोटा छिद्र होता है, समझे कि नहीं? तो गैस चला जाता है। तो बात यहाँ पर समझो। अब हम देखेंगे ये जो पेट्रोलियम है ना, वास्तव में महकता नहीं है। वास्तव में महकता, अगर पेट्रोलियम सिर्फ तुम रखोगे ना चूल्हा जला के, तुम्हारे बगल में पेट्रोलियम में आग लगा देगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि आग लग गया। फिर गैस तो महकता गैस महकता, वही तो बता रहे कि क्यों महक रहा है, समझे? पेट्रोलियम अगर मान लो डायरेक्ट ला लिए, पेट्रोलियम अगर ला के और हम सिलेंडर में भर के ऐसा पहले प्रयोग किया गया, देखा बहुत ज्यादा दुर्घटना होता था। कहता आदमी गैस सिलेंडर खुले छोड़ देता था और पूरा घर में गैस भर जाता था, जैसे माची भरता था बस ब्लास्ट, समझे? तो इसमें जो है एक स्मेल के लिए यानी महक के लिए मिलाया था, उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। क्या नाम है? इथाइल मरकैप्टन। क्या नाम है? इथाइल मरकैप्टन। तो क्या ओरिजिनल में पेट्रोलियम महकता है? नहीं, इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। मरकैप्टन इसका नाम है। इथाइल मरकैप्टन जब उसमें मिला देंगे तो हम लोग को जो गैस महकता है ना, वो महकता किसके कारण है? इथाइल मरकैप्टन के कारण। अगर यह गैस नहीं मिलाए तो यह महकना छोड़ देगा, और महकना छोड़ देगा तो बताओ कितना दुर्घटना ना होगा। कहीं पर से गैस लीक होता तुरंत पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि महक के कारण। अगर ये महकना छोड़ दे पता चलेगा, पूरा एकदम दुर्घटना होगा। तो इसका सूत्र रहता है इथाइल मरकैप्टन का C2H5SH। C2H5SH ये हो गया तुम्हारा इथाइल का, और ये हो गया मरकैप्टन का। एसएच क्या हो गया? मरकैप्टन। एसएच कहीं दिखाया क्या दे बोल देना? मरकैप्टन। तो बताओ अगर हम इस पेट्रोलियम में इथाइल मरकैप्टन नहीं मिलाते तो बताओ कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है? कहीं भी हो सकता है दुर्घटना। इसीलिए इथाइल मरकैप्टन किस लिए मिलाया था बताओ तो? पेट्रोलियम में गंध लाने के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इथाइल मरकैप्टन कि पेट्रोलियम में गंध लाने के लिए कौन सी गैस को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम क्या होगा? आम्ल, क्षारक और लवण। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी चैनल पे जो आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो या हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट का जो है पूरा 2024 का हर एक वीडियो मिलेगा, हर एक क्लास मिलेगा। आप फ्री में पूरा क्लास पढ़ सकते हैं और 80% जो है आराम से मार्क्स आ सकता है सिर्फ इस क्लास को करके।